हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूकेपीएससी के डेली न्यूज़ एनालिसिस में। तो आज है 19 मार्च और आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं ये आपके सामने है। ठीक है, तो एज़ यूजुअल जो हम सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन को, फिर देखेंगे हम वन लाइनर न्यूज़ को, जो कि आज है नहीं। ठीक है, सॉरी, तो आज वन लाइनर न्यूज़ नहीं है। और जो भी वन लाइनर न्यूज़ हैं ये आपके आने वाले टॉपिक्स में, जैसे इन्हीं में, मतलब जो ये टॉपिक्स हैं इन्हीं में क्या की गई हैं, इंक्लूड करी गई हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला टॉपिक है ये है मंत्रिमंडल का विस्तार। अब ये मंत्रिमंडल का विस्तार करने की बात उत्तराखंड में चल रही है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी तक जो मंत्रिमंडल का विस्तार था ना, इसमें 12 सीटों वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, उत्तराखंड में लागू होता है। क्योंकि आपको पता होगा जो छोटे राज्य हैं वहाँ पर मंत्रिमंडल में कितनी सीटें होनी चाहिए, तो 12 सीटें होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें से क्या थी, 5 सीटें क्या थी, खाली थी। तो जो 5 सीटें खाली थी उन्हें भरने की बात चल रही है। ठीक, पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टॉपिक है ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर कहाँ पर, जहाँ पर आप राज्य की पॉलिटी की बात करते हैं। ठीक है, स्टेट पॉलिटी की बात करते हैं, वहाँ के लिए टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये इंडियन पॉलिटी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किसके लिए इंपॉर्टेंट है, राज्य की पॉलिटी के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये जीएस पेपर 6 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में जीएस पेपर 2 के लिए भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके एस्पेक्ट से, मेंस के एस्पेक्ट से प्लस प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से। ठीक, तो जो ये टॉपिक है ये प्री और मेंस के लिए, दोनों के लिए इक्वली क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पीएम पोषण योजना के बारे में। और आपको पता होगा कि पीएम पोषण का जो पुराना नाम था वो क्या था, मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना। ठीक है, इसमें क्या होता था, दिन में खाना मिलता था ना, आपको भी तो मिला होगा, मैंने भी बहुत खाया है। ठीक है, तो मैंने भी सरकारी स्कूल में पढ़ा है और खूब पीएम पोषण योजना का लाभ लिया है ना। तो ये क्या होता था, 1 से 8 तक की कक्षा को मिलता था, मतलब फर्स्ट से लेकर और 8th तक की क्लासेस को क्या मिलता था, मिड डे मील मिलता था। लेकिन अब इसको क्या बोला गया है कि अब ये 1 से 12 तक की कक्षा के लिए होगा, और साथ साथ में इसको सुबह के टाइम पे इसमें क्या दिया जाएगा, हल्का नाश्ता दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, हल्का नाश्ता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक है, ये आपके प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, साथ साथ में मेंस में कहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जीएस पेपर 2, ठीक है, इंडियन पॉलिटी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है। इंडियन पॉलिटी में भी जो सोशल वाला पार्ट है, ठीक है, वहाँ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में जीएस पेपर 3 के लिए, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के लिए भी क्या है, बड़ी एक इंपॉर्टेंट योजना है। तो आज आप इस टॉपिक को भी पूर्ण तरीके से क्लियर करेंगे अपने प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के एस्पेक्ट से। ठीक है, अब जो तीसरी न्यूज़ है वो है बहुगुट बंदिता। ठीक है, और जो ये टॉपिक है ये शशि थरूर सर ने लिखा है ये आर्टिकल। ठीक, तो यहाँ पर आपको बहुत एस्पेक्ट में, मतलब आपको जो अपना ट्रेड है, ठीक है, या जो अपनी विदेश नीति है, ठीक है, वहाँ पर आपको एक नया एस्पेक्ट देखने को मिलेगा। और वो कौन सा एस्पेक्ट है, बहुगुण बंदिता वाला एस्पेक्ट है। तो इसको भी हम बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। ये कहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जीएस पेपर 2 के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन में। ठीक, सबसे पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में यहाँ पर कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इंटरनेशनल जो आप क्या पढ़ते हैं, सॉरी, वर्ल्ड हिस्ट्री जो पढ़ते हैं वहाँ के लिए क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब जो अगला टॉपिक है ये है मासिक धर्म अवकाश से संबंधित, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उससे संबंधित है। ठीक है, ये प्रिलिमिनरी टॉपिक, मतलब ये प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में मेंस के लिए भी क्या है, बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। चाहे आप सोसाइटी की बात कर लें, ठीक है, चाहे आप साइंस एंड टेक की बात कर लें, ठीक है, साइंस एंड टेक में कौन सा वाला सेगमेंट, बायोलॉजी वाला सेगमेंट, तो वहाँ के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो यहाँ पर आपको बहुत सारा एस्पेक्ट भी मिलेंगे। ठीक है, आपकी सोचने की क्षमता, तार्किक क्षमता यहाँ पर आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है वन नेशन वन इलेक्शन। और ये आपको पता है कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है। ठीक है, जो इसकी संसदीय समिति थी ना, इसको 1 साल और बढ़ाने की बात करी गई है। ठीक है, 1 साल और बढ़ाने की बात करी है, इसलिए ये न्यूज़ में है। ठीक है, तो जो ये न्यूज़ है ये आप यहाँ पर क्या देखेंगे, इसके प्रो और कॉन्स दोनों देखेंगे, मतलब पक्ष और विपक्ष। इसको आज आप अच्छे से देख के आएंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है वन नेशन वन इलेक्शन, क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये अगेन आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के साथ साथ किसके लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस एग्जाम के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितने भी ये 5 टॉपिक हैं, ये 5 न्यूज़ हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को क्या करती हैं, टारगेट करती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको इस
लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम में जाना है और आपको सर्च करना है टारगेट यूकेपीएससी। वहाँ पर आपको डिटेल में बता दिया जाएगा कि कैसे आप इस पीडीएफ को अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। अब ये एक आइकॉनिक फोटो है आपके सामने, ठीक है। ये किसकी फोटो है, तो आज़ाद हिंद फौज की, INA की फोटो है, ठीक है। अब ये आज क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये आज है, देखो 19 मार्च है आज, 19 मार्च, ठीक है। और 19 मार्च 1944 को एक घटना हुई थी। एक घटना क्या हुई थी, इस दिन जो इंडियन नेशनल जो अपनी ये है आज़ाद हिंद फौज है, इसने क्या करा था, झंडा फहराया था। और झंडा कहाँ पर फहराया था भाई, झंडा कहाँ पर फहराया था, तो उस टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध तो चल ही रहा था, आपको पता है। तो मणिपुर के मोराइंग जगह में इन्होंने क्या फहराया था, अपना जो तिरंगा है वो फहराया था, और पहली बार फहराया था। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार ये यूपीएससी में आ भी चुका है, ठीक है। ये यूपीएससी में एक बार आ भी चुका है, कथन वाले क्वेश्चन में, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वहाँ पर आ भी चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पीसीएस में भी आ सकता है, क्योंकि हमारा जो पीसीएस एग्जाम है ये कई बार क्या करता है, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन करता है ना, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। इवन ये यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक। तो मैं आपको ऐसे हॉलिस्टिकली ऐसा तैयार करना चाहता हूँ कि आपका प्रीलिम्स का जो माइंडसेट है वो भी चेंज हो। मतलब आप अब अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को या प्रीलिम्स वाले एस्पेक्ट को इस तरीके से देख पाएँ कि आप उसमें इंटरलिंकिंग क्वालिटी को भी क्या कर पाएँ, डेवलप कर पाएँ। तो मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको मुझे INA के बारे में डिटेल में बताना है कि INA की स्थापना किसने करी, कौन इसके अध्यक्ष रहे, कब ये क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के हाथों में आई, कहाँ पर इसका गठन हुआ, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो शायद उत्तराखंड पीसीएस ने भी इससे एक आध क्वेश्चन पूछे ही हैं, ठीक है। उत्तराखंड पीसीएस ने भी यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछे ही हैं। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो भी मैंने आपको पूछा है वो आप क्या करना, कमेंट सेक्शन में जरा INA के बारे में डिटेल में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना, ठीक। डिटेल में मतलब समरी लिखना एक, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों को INA के बारे में सच में कुछ पता है, और नहीं पता है तो गूगल करो, ठीक है। और अपने ज्ञान को बढ़ाओ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन को। और यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले देखी थी उड़ान योजना, ठीक है। तो उड़ान योजना क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। तो योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका मुख्य उद्देश्य टियर 2 और टियर 3 के शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ना था। ये बिल्कुल क्या था, सही ऑप्शन है, ठीक है। ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। जो दूसरा कथन है कि दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस योजना के तहत केवल फिक्स्ड विंग हवाई जहाज़ों को अनुमति है, ठीक है, हेलीकॉप्टर को नहीं। तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर फिक्स्ड विंग जहाज़ों को भी अनुमति है, और साथ साथ में किसको अनुमति है, तो हेलीकॉप्टर्स को भी क्या है, अनुमति है। तो इसका जो ए ऑप्शन है ये क्या है, सही है, ठीक है। इसका ए ऑप्शन क्या है, सही है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें है नाविक के बारे में पूछा है, और जो नाविक है ये मैं आपको कल डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। नाविक सिस्टम में कितने सैटेलाइट हैं, तो भाई 7 सैटेलाइट हैं, ठीक है। तो भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाविक के सभी 7 उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में उपस्थित है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमने 2 कक्षाओं के बारे में पढ़ा था, 2 कक्षाओं के बारे में पढ़ा था, ठीक है, ठीक है। 2 कक्षाओं के बारे में पढ़ा था। जरा एक तो भूस्थैतिक है, ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जरा दूसरी कक्षा का नाम बताना। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग यहाँ पर अटेंटिव तरीके से लेक्चर को देखते हैं, ठीक है। यह एक क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है जिसे भारत और उसकी सीमाओं से लगभग 500 किलोमीटर के दायरे को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये बिल्कुल सही है। नई पीढ़ी के उपग्रह NVS सीरीज़ में L1 फ्रीक्वेंसी बैंड को शामिल किया गया है ताकि आम स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच इसके उपयोग का सुलभ बनाया जा सके, अच्छा, इसका उपयोग कर पाएँ, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी क्या है, सही है। तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल क्या है, सही है। इसमें दूसरा और तीसरा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पर 1500 किलोमीटर की बात करी गई है, और यहाँ पर L1 फ्रिक्वेंसी बैंड की बात कही गई। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा रिविजन हुआ होगा, ठीक है। कल हमने साहित्य अकादमी पुरस्कारों के भी बारे में बात करी थी, हमने ऑस्कर अवार्ड्स के भी बारे में बात करी थी, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनाए थे, बट वो टॉपिक क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिसने भी कल का लेक्चर नहीं देखा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके प्रिलिमिनरी एज वेल एज मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जरा उसको भी जरूर देखें जो इस लेक्चर को देख रहा है, ठीक है। अब जो पहली न्यूज़ है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट है उसको और डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि जो आपके प्रिलिम्स के कॉन्सेप्ट हैं, इवन मैं ये कहूँगा कि जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, मैं प्रीलिम से शब्द भी नहीं जोड़ूंगा, जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो और अच्छे से क्या हो पाए, क्लियर हो पाए, ठीक है। मेरा एक ही उद्देश्य है इसमें, ठीक।
तो उत्तराखंड में जल्द ही सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 12 मंत्रियों के संवैधानिक नियम के तहत वर्तमान में खाली 5 जो पद पड़े हैं उनको क्या किया जाएगा, भरा जाएगा। ठीक है, तो जो 91वां संविधान संशोधन है, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल है वो 91वें संविधान संशोधन का है। ठीक है, अब इसमें 2 चीज़ों के बारे में बात की गई है। एक तो 15% वाला नियम है ना, एक 15% रूल वाला है, एक 12 मंत्रियों वाला रूल है। ठीक है, 12 मंत्रियों वाला रूल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, जो 15% वाला है ना, ये बड़े राज्यों के लिए है। ये क्या है, बड़े राज्यों के लिए है। और जो 12 मंत्री है वो वहां पर क्या है, छोटे राज्यों के लिए, जैसे उत्तराखंड हो गया, गोवा हो गया, सिक्किम हो गया। ठीक है, तो ये है। तो इसमें क्या है, अधिकतम सीमा 15% वाला नियम क्या है, तो संविधान के अनुच्छेद 164 1A के अनुसार राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ये आपके पास जो फैक्ट्स हैं, जो कथन वाले क्वेश्चन है, वहां पर ये पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, तो 164 1A के अंतर्गत ये बात कही गई है। ठीक है, जो दूसरा नियम है वो है न्यूनतम सीमा 12 मंत्रियों की। अब इसमें क्या है, इसमें कि जो छोटे राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया अपना प्यारा, ठीक है, गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, के लिए यह प्रावधान है कि मुख्यमंत्रियों सहित मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 12 से कम नहीं होनी चाहिए। अब 12 से कम क्यों नहीं होनी चाहिए, देखो इसमें एक कारण है। क्या है, जैसे उत्तराखंड में क्या है, विधानसभा में 70 सीटें हैं। ठीक है, 70 सीटें हैं, 70 सीटों का अगर आप 15% निकालोगे ना, तो 10.5 आता है, 10.5 आता है। इसका मतलब 11 सदस्य, इसका मतलब क्या है, 11 सदस्य। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 12 मंत्रियों वाला फॉर्मूला लागू होता है। तो यहाँ पर क्या है कि 12 मंत्रियों वाला नियम लागू होता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम 15% जो बात कही गई है ना, उसके हिसाब से हमको मंत्री नहीं मिलते, तो हमको किसके हिसाब से मिलते हैं, तो 12 मंत्रियों वाले नियम के अनुसार हमको क्या मिलते हैं, मंत्री मिलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ना जो दल बदल के प्रभाव हैं, अब देखो सुनो, दल बदल कौन से अनुसूची में, तो 10वीं अनुसूची में, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल कानून है हमारा। ठीक है, तो इसी संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164 1B, देखो 1A के तहत तो क्या है, 15% वाला रूल है, और 1B के तहत इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है, किसको, 12 मंत्रियों वाले उसको। ठीक है, कॉन्सेप्ट को। ठीक है, यदि कोई विधायक दल बदल 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित होता है, तो वह मंत्री पद के लिए अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। ठीक है, कि यहाँ पर अगर क्या बोला गया है कि अगर कोई विधायक दल बदल करता है और अयोग्य घोषित हो जाता है, तो वह मंत्री पद के लिए भी क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि राज्य मंत्री परिषद से जुड़े कुछ संवैधानिक अनुच्छेद। अब ये जो अनुच्छेद है ना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। ठीक है, यहां से आपके पास कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो 163 में क्या बोला गया है, 163 में किसकी बात है, इसमें मुख्यमंत्री की बात है। ठीक है, इसमें मुख्यमंत्री की बात है, सहायता और सलाह की बात है। ठीक है, तो राज्यपाल को उसके विशेषाधिकारों वाले कार्यों को छोड़कर, ठीक है, जो राज्यपाल के विशेषाधिकार हैं उसके कार्यों को छोड़कर सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा, जिसका प्रधान होगा मुख्यमंत्री। ठीक है, तो मतलब इसमें एक चीज बोली गई है, देखो मंत्री परिषद जो शब्द है ना, वो 163 वाले आर्टिकल में है आपने। ठीक है, राज्य की अगर हम बात करते हैं, अगर हम राज्य के संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं, ठीक है, तो जो 163वां आर्टिकल है ये क्या कहता है, तो ये क्या कहता है कि राज्यपाल को उसके विशेषाधिकारों के कार्य को छोड़कर, मतलब जो उसके पास अपने विशेषाधिकार हैं उन कार्यों को छोड़कर उसको एक सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। और उस मंत्री परिषद का को जो मुख्य होगा वो कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, सेंटर में कौन होता है, तो वहां पर प्रधानमंत्री होते हैं, स्टेट में कौन होता है, तो वहां पर मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, अब अनुच्छेद 164(1), तो यहाँ पर नियुक्ति की बात कही गई है। ठीक है, और किसकी नियुक्ति की बात करी गई है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो नियुक्ति वाली बात है वो कहाँ पर है, 164(1) में है। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल द्वारा किसकी सलाह पर किए जाएंगे, मंत्रियों की सलाह, मुख्यमंत्री की सलाह पर किए जाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, ठीक है, कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। देखो हम अमूमन क्या पढ़ते हैं कि मंत्री 5 साल के लिए होते हैं, कितने साल के लिए होते हैं, 5 साल के। लेकिन संवैधानिक प्रावधान, ठीक है, जो आपके पास क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो भी मंत्री हैं,
ठीक है। जो मंत्रियों की बात है वो राज्यपाल के क्या होते हैं, प्रसाद पर्यंतर अपना पद धारण करते हैं। इसका मतलब क्या है कि यह मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व कहलाता है। ये क्या है, मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर 164(2) में क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व। और सामूहिक उत्तरदायित्व हमेशा किसके प्रति होता है, विधानसभा के प्रति होता है, ठीक है। तो मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। विधानमंडल के प्रति नहीं, बल्कि किसके प्रति होते हैं, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक। फिर है 164(3) आर्टिकल है, इसमें शपथ की बात करी गई है। और अगर आप अनुसूची की बात करते तो आपको कहां पर मिलता है, अनुसूचित 3 में भी मिलता है ना, तीसरी शेड्यूल में भी तो बोली गई है शपथ की बात। तो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, ठीक है। इन शपथों का प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत बार आता है, जैसे मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। मंत्रियों को क्या दी जाती है, पद और गोपनीयता की शपथ दी जाती है। राज्यपाल को किसकी, संविधान का साक्षी मानकर उनको शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। और आपको ये याद भी होना चाहिए कि मंत्रियों को हमेशा कैसे शपथ दी जाती है, तो पद और गोपनीयता की क्या दी जाती है, शपथ दी जाती है। फिर इसमें एक आर्टिकल और होता है 164(4), ठीक है, 164 परंतु 4, ठीक है, बिना विधायक बने मंत्री। अब जो हमारे यहाँ पर क्या था, जो हमारे सीएम थे, ठीक है, वो भी क्या नहीं बने थे, वो चुनाव जीते नहीं थे, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पर है, 164(4) में है। और ये आपको कभी भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति बिना मंत्रिमंडल का सदस्य बनने अधिकतम 6 महीने तक मंत्री रह सकता है, ठीक है। मतलब अगर आप मतलब कोई भी क्या है व्यक्ति है, वो विधान मंडल का सदस्य बन सकता है, लेकिन अगर वो क्या हुआ है, अगर वो जीता नहीं है, ठीक है, अगर वो जीता नहीं है तो अधिकतम कितने महीने तक रह सकता है, तो 6 महीने तक रह सकता है, ठीक है। 6 महीने के भीतर उसका विधायक बनना क्या है, बहुत अनिवार्य है, अन्यथा वह मंत्री पद रिक्त हो जाएगा। जो भी वो मंत्री का पद उसने ग्रहण किया है वो क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। अब ये क्यों चर्चाओं में था, तो जो हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे वो अपनी वास्तविक सीट से हारे थे, फिर उन्होंने किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ा था, फिर वहाँ से जीते थे। तो आपके लिए यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन ये है कि पुष्कर सिंह धामी जी कौन सी सीट से पहले हारे थे, ठीक है ना, और फिर जब वो दोबारा इलेक्ट हुए तो वो कौन सी सीट से इलेक्ट हुए थे, ठीक है। तो ये आपको कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। अब इसमें कुछ उत्तराखंड राज्य के विशेष से संबंधित भी है, वो क्या है, देखो विधानमंडल की प्रकृति, उत्तराखंड में एक सदनीय व्यवस्था है, ठीक है, ये आपको पता है। यहाँ केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, मतलब यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ओनली ऑन क्या है, विधानसभा है, ठीक है। तो विधानसभा की संरचना क्या है, तो अभी हमारे पास क्या है, 70 सीटें हैं, ठीक है। इससे पहले क्या थी, 71 सीटें थी, लेकिन 104वां संविधान संशोधन हुआ था जब, तो वहां पर क्या हुआ था, जो एंग्लो इंडियन वाली सीट थी वो क्या हो गई थी, खत्म कर दी गई थी, ठीक है। एंग्लो इंडियन वाली सीट को खत्म कर दिया गया था। तो वहां पर अब कितने, अब हमारे जो उत्तराखंड में वर्तमान में विधानसभा की संरचना है वो कितनी सीटों की है, तो 70 सीटों की है, ठीक है। तो ये आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। अब अगर संसदीय प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो अभी लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं, ठीक है। और कहाँ से हैं, तो टिहरी गढ़वाल से हैं, पौड़ी से है, हरिद्वार से है, ठीक है, पौड़ी से हरिद्वार से है, और कहाँ से है, उधम सिंह नगर से और अल्मोड़ा से। और आपको पता ही होगा कि जो अल्मोड़ा की सीट है वो क्या है, आरक्षित सीट है, ठीक है। यहाँ पर जो ये अल्मोड़ा की सीट है वो क्या है, आरक्षित सीट है, ठीक है। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 3 सीटें हैं, तो ठीक है। तो राज्यसभा में अब हमारे यहाँ से कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 3 सदस्य चुने जाते हैं। और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ। पहले है नरेश बंसल जी, कौन है, नरेश बंसल जी, ठीक है। ये आपको नाम याद होने चाहिए, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, श्री नरेश बंसल जी। दूसरा कौन है, कल्पना सैनी, ठीक है, श्रीमती कल्पना सैनी, ठीक है, कल्पना सैनी। तीसरे कौन है, तीसरे हैं हमारे महेंद्र भट्ट, ठीक है, कौन है, महेंद्र भट्ट, ठीक, महेंद्र भट्ट, ठीक है। तो आपको ये तीनों के नाम क्या होने चाहिए, याद होनी चाहिए। ये हमारे क्या हैं, वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये आपके समझ आया होगा, जो प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट है वो आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। अब जो मेंस एस्पेक्ट है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, तो क्यों इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो सबसे पहला है कि क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को बनाने में, ठीक है। उत्तराखंड में राजनीति में क्या होता है, गढ़वाल, कुमाऊनी और मैदानी पहाड़ी समीकरण हमेशा आते हैं, ठीक है। आपने सुना भी होगा कि गढ़वाल से ज़्यादा लोग चुने गए हैं, कुमाऊं से ज़्यादा लोग चुने गए हैं। तो ऐसा में क्या होता है कि लोगों के बीच में एक
असंतोष का भाव आ जाता है, ठीक है, उसको संतुलित करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आप क्या करो 12 की 12 सीटों को चुनो, मतलब उनको इलेक्ट करो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कैसा है और हरिद्वार का प्रतिनिधित्व वर्तमान में शून्य है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी तो बात है, देखो क्या है कि यहाँ पर पौड़ी का प्रतिनिधित्व होता था, ठीक है, टिहरी का होता था, नैनीताल का होता था, अल्मोड़ा का होता था, लेकिन हरिद्वार से कोई भी प्रतिनिधित्व वर्तमान में था ही नहीं। तो ये क्या दिखाता है, ये असंतुलन को दिखाता है, ठीक है। और इसी असंतुलन को दूर करने के लिए क्या किया गया है, मंत्रिमंडलीय विस्तार करने की बात करी गई है, ठीक है। तो ये आपको क्या दिखाता है, ये आपको दिखाता है कि प्रभावी शासन के लिए सभी क्षेत्रों का समान प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। और जब भी ऐसा टॉपिक आया आपके पास कि प्रभावी शासन के लिए सभी क्षेत्रों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं कि क्या हो रहा है, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, ठीक है। जो 5 सीटें वैकेंट थी उनको भरने की बात करी जा रही है, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके पॉलिटिकल एस्पेक्ट से, उत्तराखंड के पॉलिटिकल एस्पेक्ट से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है, ठीक है। फिर मंत्रियों की शक्ति और विवेकाधिकार, देखो इसमें क्या है, मंत्रियों का चयन करना, विभागों मतलब जो विभाग है उनका बंटवारा करना या निगम परिषदों में दायित्व सौंपना, मुख्यमंत्री के राजनीतिक और क्या है संवैधानिक अधिकारों को ये क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है। तो मेंस के एस्पेक्ट से तो इतना ज़्यादा था नहीं, लेकिन अगर आपके पास अंदर से ही कहीं पर क्वेश्चन आता है, कैसे, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि जो राज्य मंत्री परिषद है उसके प्रमुख संवैधानिक जो प्रावधान है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करें, तो फिर आपको यही तो आर्टिकलों का हवाला देना है, ठीक है, ये जो जितने भी आर्टिकल हैं इन्हीं का तो हवाला देना है, ठीक है। फिर आपके पास अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि जैसे राज्य की राजनीति में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन कैसे उसको क्या किया जाए, बैलेंस किया जाए, ठीक है, रीजनल बैलेंस किया जाए, तो वहाँ पर आप फिर इसको क्या दिखा सकते हैं, एज ए एग्जाम्पल के रूप में क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। अगर आपकी समझ में आया है तो ये आपके लिए क्या है, एक एमसीक्यू है और आपको क्या करना है, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। अब जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पीएम पोषण योजना के बारे में, ठीक है। तो प्रोवाइड ब्रेकफास्ट टू अंडर पीएम पोषण पैनल, तो जो पैनल है, ठीक है, जो समिति है, उन्होंने क्या बोला है कि इस जो पीएम पोषण योजना है उसमें क्या इंक्लूड किया जाए, ब्रेकफास्ट को इंक्लूड किया जाए, और अब ये इसमें क्या हो 10 और 12 के स्टूडेंट हैं उनको भी क्या किया जाए, शामिल किया जाए, मतलब अभी वो 8 तक थी तो अब इसमें 12 तक के स्टूडेंट्स को भी क्या किया जाए, शामिल किया जाए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक। तो संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि जो पीएम पोषण योजना है, पूर्व में इसको मिड डे मील योजना के नाम से जाना जाता था, के तहत के तहत स्कूली बच्चों को दोपहर के भोजन के साथ हल्का नाश्ता भी दिया जाए, और इस योजना का विस्तार धीरे धीरे कौन सी कक्षा तक किया जाए, तो 12वीं कक्षा तक किया जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्या है, एक इम्पॉर्टेंट क्या है, न्यूज़ है, ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक। तो यहाँ पर हम ना इसको बहुत एस्पेक्ट्स में देखेंगे, जैसे प्रीलिम्स के एस्पेक्ट्स में देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कि पीएम पोषण योजना है क्या, ठीक है। तो पीएम पोषण योजना कब शुरू हुई थी, पहले इसको क्या बोलते थे, मध्याह्न भोजन योजना कहते थे, मिड डे मील योजना कहते थे, मिड डे मील स्कीम कहते थे, और ये कब शुरू हुई थी, तो 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई थी। देखो ये जो फैक्ट्स है ना, ये आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 15 अगस्त 1995 को क्या हुआ था, पीएम पोषण योजना शुरू हुई, मतलब सॉरी मिड डे मील योजना शुरू हुई थी, ठीक है। इसका जो नाम हुआ था, अब देखो मैं आपको एक चीज़ और भी पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर एक क्रॉस क्वेश्चन है कि कौन से राज्य ने इसको सबसे पहले शुरू किया था, कौन से राज्य ने इसको सबसे पहले शुरू किया था, ये आपको कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। देखो लाने का तो मैं भी लिया था यहाँ पर, ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको क्या करो, सक्रिय रूप से देखो। जब आप इसको सक्रिय रूप से देखोगे, इंटरेस्टिंग वे में देखोगे ना, तो आपके बहुत सारे फैक्ट यहीं पर क्लियर हो जाएंगे, इसी एक लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे। अब माना ये 1 घंटे का लेक्चर है, ठीक है, और आपको माना 1.5 घंटे भी लगते हैं अगर इसको खत्म करने में, जो मैं आपको बीच में क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूँ, तो आपके बहुत सारे फैक्ट्स एक ही दिन में क्या हो जाते हैं, आपको रिटेन रह जाते हैं, ठीक है। तो आपको उसके बाद थोड़ा हल्का सा क्या करना है, रिविजन करना है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि कोई किताब ही पढ़ के एकदम से आपको बिल्कुल आप एक A to Z पढ़ो किताबों को तभी आपके समझ आए, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब भी आप क्या करो, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, और स्मार्ट वर्क का मतलब कभी भी किसी चीज़ को छोड़ना नहीं होता, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर क्या है, 15 अगस्त 1995 को क्या शुरू हुआ था, मिड डे मील स्कीम शुरू हुई थी। इसका नाम चेंज कब हुआ था, तो इसका नाम चेंज हुआ था 2021 में, और इसका नाम क्या हुआ था, पीएम पोषण योजना। अब पीएम पोषण योजना का भी ना आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो इसका इंपॉर्टेंट क्या है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण,
ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है, इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। तो ये आपको याद होनी चाहिए, कभी भी आपके पास ये क्या आ सकती है, फुल फॉर्म के तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पीएम पोषण योजना का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण है, ठीक है। इसका जो नोडल मंत्रालय वो क्या कौन है, शिक्षा मंत्रालय है, और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग है, ठीक है, इसके अधीन आता है, ठीक। योजना की प्रकृति क्या है, तो ये पूर्ण तरीके से केंद्र प्रायोजित क्या है, योजना है। अब वित्त पोषण अनुपात देखो, मैंने कल भी बोला था, जब कल हम उड़ान योजना पढ़ रहे थे वहां पर भी हमने उसका वित्त का क्या देखा था, वित्त पोषण का अनुपात देखा था। वहां पर हमने कितना देखा था, 80-20 का देखा था सामान्य राज्य में उड़ान योजना का, और देखा था 90-10 का जो अपने क्या है मुख्य जो वैसे राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य हो गए, पहाड़ी राज्य हो गए। अब यहाँ पर देखो सामान्य राज्यों में कितना है, तो 60-40 का इसमें क्या है, अनुपात है, ठीक है। 60 कौन देगा, सेंटर देगा, 40 कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगी। लेकिन जो विशेष श्रेणी के राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, ठीक है, ये कोई हिमालय राज्य हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कितना है, 90-10 का अनुपात है। तो 90 कौन देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 10 कौन देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी का जो वित्त पोषण होगा वो 100% कौन करेगी, यूनियन टेरिटरी सॉरी केंद्र सरकार करेगी, ठीक है। तो आपको जो ये वाला फैक्टर है ये आपको बिल्कुल ऐसा याद होना चाहिए, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्तमान लाभार्थी कौन है, तो यह सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 1 से 8 तक के बच्चों को, बाल वाटिका के बच्चों को कवर करती है ये, ठीक है। तो मतलब ये कक्षा 1 से और 8 तक की तो कक्षा को कवर करती है, साथ ही साथ में जो प्री प्राइमरी वाले स्कूल है हमारे, ठीक है, चाहे आंगनवाड़ी हो गया, चाहे प्ले ग्रुप्स हो गया, मतलब प्ले ग्रुप्स, और वो भी कौन से, जिनको क्या मिलती है, सरकारी सहायता मिलती है। तो वहाँ पर क्या है, ये पीएम पोषण योजना चल रही है, ठीक है। तो ये आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर पोषण के मानक भी हैं। अब ये ना जो ये वाला एस्पेक्ट है, ये एस्पेक्ट मैं इसलिए इतने डिटेल में लाया हूँ कि अभी मतलब क्या हो रहा है कि लगातार हमारे क्या हो रहे हैं, एग्जाम पैटर्न का जो ट्रेंड है वो लगातार क्या हो रहा है, कठिन की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अगर वो किसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे आपने एपीएस वाला पेपर अगर देखा होगा, वहाँ पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम वाले क्वेश्चन देखे होंगे, तो वो थोड़ा डिटेल में थे, ठीक है। तो वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अगर उसने पीएम पोषण योजना को पूछा, तो अगर वो हल्के में ना पूछ के अगर थोड़ा टफ ले गया, तो वो यहीं कहीं अटकेगा, और यहीं कहीं अटकेगा का मतलब ये है कि वो हमारी रेंज में तब भी रहेगा, ठीक है। हम कोई भी टॉपिक को कैसा कवर कर रहे हैं, हम उस टॉपिक को एग्जाम से भी एक स्टेप ऊपर कवर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका एग्जामिनर उससे ऊपर जा ही ना पाए, ठीक। तो न्यूट्रिशन मानक भी है इसमें, क्या है, जो प्राथमिक स्तर है, जो 1 से 5 तक के बच्चे हैं, उनको क्या मिलेगा, प्रतिदिन 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। देखो आप इसको याद कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। जिसको लिखना है वो लिख लेना, जिसके पास पीडीएफ जाती है वो पीडीएफ से देख लेना, ठीक है, पर इसको रट जरूर लेना, ठीक है। तो जो प्राथमिक स्तर है, जो हमारा प्राइमरी लेवल है, ठीक है, उसमें प्रतिदिन प्रति बच्चे को कितना कैलोरी भोजन मिलना चाहिए, या कितना कैलोरी ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो 450 कैलोरी उसको क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी, और 12 ग्राम उसको प्रोटीन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो उच्च प्राथमिक स्तर है, जो 6 से 8 तक है, उसमें क्या है, प्रति बच्चा प्रतिदिन 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो डेटा है ये आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा हम इसको इंडियन पॉलिटी से भी क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो हम क्या पढ़ते हैं, डीपीएसपी पढ़ते हैं ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें जो आर्टिकल 47 है वो क्या बताता है, आर्टिकल 47 हमको क्या बताता है कि अपने लोगों को पोषण स्तर और उनके जीवन स्तर को क्या करना है, ऊंचा करना है। यही तो बताता है ना आर्टिकल 47, यही तो बोलता है कि जो अपने लोग हैं उनको क्या देता है, पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने की बात करता है। और ये कौन करेगा, तो ये राज्य करेगा, ठीक है। तो आर्टिकल जो 47 है, यह अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है, मतलब राज्य मतलब सरकार को निर्देश देता है कि वह अपने लोगों के लिए पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और सामाजिक स्वास्थ्य में सुधार करने को उनके प्राथमिक कर्तव्यों में माने, ठीक है। तो पीएम पोषण सीधे तौर पर आर्टिकल 47 को लागू करने का एक प्रयास है, ठीक है। तो ये जो पीएम पोषण है कहीं ना कहीं ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत काम करती है, तो आर्टिकल 47 के अंतर्गत क्या करती है, काम करती है। साथ साथ में जो अपना मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21A, ठीक है, आर्टिकल 21 क्या है, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। स्कूल में भोजन मिलने से बच्चों का नामांकन और उपस्थिति बढ़ती है, जो शिक्षा के मौलिक अधिकार को सार्थक बनाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यहाँ पर एक लगती है मुझे, जो मुझे पर्सनल तौर पर लगती है, कोई भी बच्चा ना ये नहीं जानता कि उसके पास एक अधिकार है, वो कौन सा अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। चाहे हम भी थे तब भी हमें पता नहीं चलता था कि हमारे पास शिक्षा का भी अधिकार है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
ठीक है। तो 21A आपको पता चल गया, ठीक है। ये क्या है, शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है। और ये भी कहीं ना कहीं क्या करता है, पीएम पोषण योजना को काम करने के लिए, मतलब उसके अंतर्गत ये क्या आता है, पीएम पोषण योजना इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये जो भी फैक्ट्स थे ये आपके प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। यहाँ से कभी भी आपके पास क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब मेंस में कहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे, तो अगर आप जीएस पेपर 2 की बात करें, पॉलिटी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया या गवर्नेंस हो गया, यहाँ से बन सकते हैं। ये जैसे पेपर 3 है, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट है, वहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला चीज़ है वो है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा। तो समिति ने स्पष्ट किया, जो समिति थी, मतलब जो ये समिति थी ना, जिसने क्या बोला है, ये सारी चीज़ें बोली हैं कि ब्रेकफास्ट दो, ठीक है, या 12 तक की क्लास को क्या करो, इंक्लूड करो, ठीक है। तो इस समिति ने क्या बोला है कि कक्षा 8 के बाद जब बच्चे किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं तो अचानक पोषण क्या मिलना बंद हो जाता है, तो बच्चों के शारीरिक विकास को क्या मिलता है, इसमें नुकसान पहुंचता है, मतलब, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कुपोषण और छुपी हुई भूख हिडन हंगर की समस्या से निपटने में नाश्ते को शामिल करना एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है कि जो हिडन हंगर है उसको खत्म करने की बात करी गई है, ठीक है। अब जो है इस पोषण से मुझे एक चीज़ बड़ी याद आ रही है, ठीक है। एक काला हांडी एक जगह है, कहाँ पर है, उड़ीसा में है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और भी आता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर क्या है, भूखमरी सबसे ज़्यादा है, तो वो क्या है, एमपी है, ठीक है। वो क्या है, एमपी है, ठीक है। और इससे 2 रोग मुझे अभी भी याद आते हैं, एक तो क्वासिकोरकस ऐसा कुछ है उसका नाम, और एक मरासमस, ठीक है। तो जरा इसको कमेंट में ज़रूर बताना कि क्वासिकोरकस या जो मरासमस है ये कैसे होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एक समरी बताना कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में। और ये भी बताना कि जो काला हांडी है वो क्यों फेमस है, ठीक है। ये जो मैंने अभी एमपी की बात करी थी, जो भूखमरी है सबसे ज़्यादा, वो कौन से राज्य में है, तो वो कहाँ पर है, एमपी में है, ठीक है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, प्रीलिम्स वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर शिक्षा और ड्रॉप आउट दर, तो जो यहाँ हमने देखा है कि लगातार क्या हो रहा है कि जैसे जैसे बच्चे ऊपर वाली क्लासेस में जाते हैं तो वहाँ पर जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो बढ़ता रहता है, ठीक है। वो क्या होता है, बढ़ता रहता है। तो योजना का विस्तार क्या है, कक्षा 12 तक करने का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है, ड्रॉप आउट दर को कम करना है, ठीक है। विशेषकर किनको, तो बालिकाओं को, मतलब गर्ल्स को। तो कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों को उच्च संज्ञानात्मक, मतलब जो फोकस है, जो संज्ञानात्मक फोकस है उसकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। पर अगर उनको उचित पोषण नहीं मिलेगा तो ये भी क्या है, संभव नहीं है, ठीक है। उनको फोकस करने में क्या होगी, दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये भी एक एस्पेक्ट है, ठीक है। फिर संसदीय समिति की क्या भूमिका है, तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, संसदीय समितियाँ, ठीक। लेकिन इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि संसदीय समिति मौजूदा सरकारी योजनाओं की कमियों को पहचान कर उसमें सुधार करने के लिए क्या कर रही है, महत्वपूर्ण क्या दे रही है, सरकार को सिफारिशें दे रही है। अब मानना न मानना तो क्या है, सरकार की बात है, लेकिन संसदीय समितियों को लगातार क्या है ये भूमिका क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कि जैसे वो पीएम पोषण योजना में बता रहे हैं ना सरकार को कि क्या करो, इसमें एक हल्का नाश्ता को क्या कर दो, ऐड कर दो, उसके साथ साथ क्या कर दो, क्लास 12 तक इसको और बढ़ा दो, ठीक है, धीरे धीरे करके, ठीक है। फिर इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ की भी बात है कि समिति ने जो अपने केबीएस है, केंद्रीय विद्यालय हैं, और जो जेएनवीएस है, मतलब जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, उनको भी इसमें क्या करा है, शामिल करने की बात करी गई है, जो क्या करेगा, शिक्षा में समानता को क्या देगा, बढ़ावा देगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पीएम पोषण योजना के बारे में बड़ी डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो आपके पास ये क्या है, एक एमसीक्यू है, और आपको इसको क्या करना है, इसका आंसर कहाँ पर देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। और इसी से संबंधित मैंने आपके लिए क्या लाया है, एक मेंस का क्वेश्चन लाया है, ठीक है। तो पीएम पोषण योजना के कक्षा 12 तक संभावित विस्तार और नाश्ते को शामिल करने के सामाजिक आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। और आपको इसको कितने शब्दों में लिखना है, तो 150 शब्दों में लिखना है, ठीक है। और ये कितने शब्द का, कितने नंबर का क्वेश्चन है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखना आने वाले टाइम में आपके पीसीएस में आपको कुछ ऐसे ही तरीके के दिखेंगे, क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। तो जो अगला न्यूज़ है, वो जो न्यूज़ है वो किससे संबंधित है, तो वो है मल्टी अलाइनमेंट से संबंधित, बहुगुट निरपेक्ष से संबंधित। और जो ये आर्टिकल लिखा है, ये किन्होंने लिखा है, द लेजेंड शशि थरूर सर ने लिखा है, ठीक है। तो जब भी ये लिखते हैं तो इनके जो आर्टिकल होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट तो होते ही हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है, देखो, अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के मुद्दे पर भारत की कूटनीतिक चुप्पी को
आदर्शवाद के बजाय राष्ट्रहित और व्यवहारिक विदेश नीति के नज़रिए से सही ठहराता है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि भारत हमेशा क्या करता है, एक आदर्शवादी नीति अपनाता है या फिर चुप्पी अपनाता है, ठीक है। लेकिन अब भारत लगातार क्या कर रहा है, अपने राष्ट्रहित के प्रति क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। तो जो अपनी व्यवहारिक विदेश नीति है उसकी ओर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और इसी चीज़ को किसने सराहाया है, तो वो सराहाया है शशि थरूर जी ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट हैं। अब ये प्रीलिम्स के फैक्ट्स क्या है, देखो प्रीलिम्स के फैक्ट्स ये हैं कि जब क्या कर रहा था, जो हमारा सोवियत यूनियन है वो जब लड़ाई लड़ रहा था किस किस के साथ, तो हंगरी के साथ लड़ रहा था, चेकोस्लोवाकिया के साथ लड़ रहा था और अफगानिस्तान के साथ लड़ रहा था। तब भी हमने क्या करा था कि रशिया के साथ हमने क्या करे थे, अच्छे संबंध रखे थे। क्यों? क्योंकि हम वहाँ से क्या करते थे भाई, वहाँ से हम बहुत ज़्यादा आयात करते थे। क्या आयात करते थे? अपने जो क्या होते हैं मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं वो आयात करते थे। मतलब हम क्या करते थे, हम अपने फ़ायदे को वहाँ पर क्या करते थे, प्राथमिकता देते थे। जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट है उनको क्या करते थे, प्राथमिकता देते थे, ठीक है। बट जो थोड़ा सा आप ना इन घटनाक्रमों को थोड़ा याद करना, और कभी भी आपके जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वहाँ पर आपसे कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप कब हुआ था, 1956 में हुआ था, ठीक है। फिर चेकोस्लोवाकिया में हस्तक्षेप कब हुआ था, प्राग स्प्रिंग के दौरान 1968 में हुआ था, ठीक है। फिर अफगानिस्तान में जो सोवियत आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था, 1979 में हुआ था। अब जो बहुगुटबंदिता है, इसी शब्द से आप ये पूरा टॉपिक ऐसे ही समझ जाओगे, ठीक है। तो क्या बताती है बहुगुटबंदिता? यह वर्तमान भारत विदेश नीति का मूल मंत्र है, जिसका अर्थ है कि एक ही समय में परस्पर विरोधी गुटों जैसे कौन है, अमेरिका और रूस हो गया या इजराइल और ईरान हो गया, के साथ अपने अपने हितों के आधार पर संबंध बनाए रखना, ठीक है। देखो अमेरिका के साथ हम अच्छे संबंध बना रहे हैं, रूस के साथ हम अच्छे संबंध बना रहे हैं, और अमेरिका और रूस क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। इजराइल के साथ हमारे अच्छे संबंध है, ईरान के साथ भी हमारे अच्छे संबंध है, लेकिन इजराइल और ईरान क्या हो रहे हैं, साथ में लड़ रहे हैं, ठीक है। हमें इससे कोई मतलब नहीं कौन किससे लड़ रहे हैं। अगर हमारे नेशनल इंटरेस्ट को ईरान पूरा करता है तो हम ईरान से अपनी वार्तालाप को क्या करेंगे, चालू रखेंगे। अगर हमारे नेशनल इंटरेस्ट इजराइल पूरी करता है तो हम इजराइल के साथ क्या करेंगे, अपनी वार्तालाप को चालू करेंगे, ठीक है। और दोनों के साथ ही हमारा अच्छा संबंध है ना, हमारे दोनों के साथ ही क्या है, नेशनल इंटरेस्ट है, और दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमें अपना क्या करना है, नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, अपने लोगों के लिए, ठीक। तो जो इसमें जो मेंस का एस्पेक्ट है वो कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले जीएस पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, उसके अंतर्गत भी कहाँ पर, भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन, ठीक है। यहाँ पर आप इस टॉपिक को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, रियलिज्म और मॉरल एबोलिज्म, ठीक है, मतलब यथार्थवाद बनाम आदर्शवाद की बात करी गई है यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं कि विदेश नीति किसी अकादमिक सेमिनार की तरह केवल सिद्धांतों पर नहीं चलती, यह सिद्धांतों और राष्ट्र हितों के टकराव, यहाँ पर क्या होता है, सिद्धांतों और राष्ट्र हितों में टकराव होता है। जो एक जिम्मेदार सरकार हमेशा राष्ट्र हित को चुनती है, मतलब जो भी जिम्मेदार सरकार होगी वो हमेशा किसको ऊपर रखेगी, तो नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखेगी। अब जैसे इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया गया कि जब शीत युद्ध हो रहा था तो शीत युद्ध के दौरान जो सोवियत संघ था उसने हंगरी में कर दिया, चेकोस्लोवाकिया हो गया या अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया था, तब भी भारत ने कड़े शब्दों में निंदा करने से क्या किया था, परहेज किया था, किसका, सोवियत संघ का। क्योंकि हम सोवियत संघ से क्या करते थे, सोवियत संघ से हमारा प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता और रणनीति क्या थी, साझेदारी थी। तो चाहे वहाँ पर उन्होंने क्या करा, अंतर्राष्ट्रीय रूस ने क्या करा या सोवियत संघ ने क्या करा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भी क्यों न किया हो, तब भी हमने उनकी क्या नहीं करी, कड़े शब्दों में निंदा नहीं करी। और आज भी हम सेम चीज कर रहे हैं, ठीक है। वर्तमान में भी हम सेम चीजों को अपना रहे हैं। तो वर्तमान कूटनीतिक और आर्थिक दबाव, भारत की अब वर्तमान चुप्पी किसी डर का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस आर्थिक और भू राजनीतिक कारण है। सबसे पहला है आर्थिक हित। तो आर्थिक हित कैसा है, देखो खाड़ी देशों से हम क्या करते हैं, खाड़ी देशों से भारत सालाना लगभग 200 बिलियन डॉलर का व्यापार करता है, ठीक है। तो हमारे लिए खाड़ी देश भी बड़े इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चुप हैं, ठीक है। मतलब हम किसी के विरोध में थोड़ी बोल रहे हैं, हम ईरान के विरोध में थोड़ी बोल रहे हैं, ठीक है, हम इजराइल के विरोध में थोड़ी बोल रहे हैं, ठीक है। पर हाँ, जहाँ पर हमको थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, वहाँ पर हम एक सिंपल सा स्टेटमेंट छोड़ देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। फिर ऊर्जा सुरक्षा हो गई, हमारी अर्थव्यवस्था खाड़ी देशों के तेल और गैस पर क्या है, निर्भर है, ठीक है। फिर प्रवासी भारतीय, लगभग 90 लाख भारतीय नागरिक खाड़ी देशों में रहते हैं और काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा और उनके द्वारा भेजी जाने वाली रेमिटेंस भारत के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमेरिका के साथ संबंध
चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलन करने के लिए भारत और अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग और तकनीकी साझेदारी की क्या है आवश्यकता है। तो मतलब जो पूरा का पूरा क्या था एडिटोरियल था, ये पूरा का पूरा आर्टिकल था, ये मुझे लगता है आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, कि क्या है, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को क्या करेंगे, सबसे ऊपर रखेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम सबसे ऊपर क्या रखेंगे, अपने नेशनल इंटरेस्ट को रखेंगे। जब हम नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो भी देश हैं, ठीक है, अगर वो कहीं पर एग्रेसिव तरीके से काम भी कर रहे हैं तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, चुप रहना पसंद करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो ये शब्द है बहुगुटबंदिता, ठीक है, जो कि आपके मेंस में 100% आने वाला है। ठीक है, ये देख लेना आपको, या तो इसी महीने के मतलब जो इसी साल का मतलब जो अप्रैल में जो मेंस हो रहा है 2025 वाला, या तो ये आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या जो आप अब खुद पीसीएस देंगे 2026 में जो भी पीसीएस देंगे, ठीक है, उनको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन, मल्टी अलाइनमेंट। और तब आप इस लेक्चर को याद करोगे कि तब मैंने आपको कभी बताया था। ठीक है, कितनी तारीख को, 19 मार्च को। ठीक है, तो जो भी ये लेक्चर देख रहा है ना, आप एक बार 6 महीने करके देख लो। ठीक है, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपकी मैक्सिमम चीज़ें यहीं से कवर हो जाएंगी। ठीक है, चाहे वो मेंस के एस्पेक्ट से हो, चाहे वो प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से हो। ठीक है, आपकी मैक्सिमम चीज़ें कहाँ से कवर हो जाएंगी, इसी एक लेक्चर से कवर हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो उम्मीद है ये आपको ये जो टॉपिक है ये भी क्या हो गया, अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब ये जो अगला आर्टिकल है, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट मेंसुरेशन लीव हु बेयर्स द कॉस्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मतलब जो मेंसुरेशन साइकिल होता है, जो महिलाओं में जो मेंसुरेशन साइकिल होता है, ठीक है, उसमें जो छुट्टी मिलेगी उसमें जो कॉस्ट दी जाती है, कॉस्ट इन द सेंस जो उनकी सैलरी दी जाती है, उसको बियर मतलब उसको देगा कौन। ठीक है, उसमें इस चीज़ की बात करी गई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे ऐसा लगता है। और ये टॉपिक आपको क्या करेगा, एक आपके अंदर समझ विकसित करेगा, उस समझ को क्या करेगा, विकसित करेगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि आपको धीरे धीरे अपने जो दिमाग है वो एनालिटिकल वे की तरफ भी बढ़ाना है। मतलब वो रट्टू तोता वाली आपको चीज़ों को अपने दिमाग में नहीं रखनी है। ठीक है, आपको एक एनालिटिकल एस्पेक्ट भी अपने पास रखना है। ठीक, तभी आप मेंस जैसे एग्जाम में बहुत अच्छा आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा मासिक धर्म अवकाश जो मेंसुरेशन लीव है उसके बारे में क्या बोला गया है, उसको अनिवार्य बनाने की बात करी गई है। उसके खिलाफ क्या आई थी, एक पीआईएल आई थी। तो पीआईएल पर सुनवाई से इनकार करने के बाद यह बहस छिड़ गई है कि ऐसी नीतियों का महिलाओं के रोजगार और करियर पर क्या असर पड़ेगा और इसका आर्थिक बोझ सरकार या नियोक्ता किसे उठाना चाहिए। मतलब क्या है, यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है कि जो मासिक धर्म अवकाश है, ठीक है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, उसको अनिवार्य करने की बात करी है। ठीक है, कि जब भी कोई मासिक धर्म मतलब महिलाओं में जो भी मासिक धर्म होगा, ठीक है, और वो महीने में एक बार होता ही होता है। ठीक है, ठीक है, और उसका टाइम पीरियड लगभग 3 से 5 दिन का होता है, ये मान के चल लें। ठीक है, तो उतने दिन का जो क्या होगा, आर्थिक बोझ होगा, वो या तो सरकार को देना पड़ेगा या फिर किसको देना पड़ेगा, नियोक्ता। मतलब जिस भी कंपनी में वो काम कर रहे हैं, जिस भी संगठन में वो काम कर रहे हैं, जो उसका हेड ऑफ वो होगा, मतलब जो उसका हेड होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी सैलरी वगैरह जो आर्थिक बोझ है उसको उठाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से कुछ एक्ट्स के बारे में है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी और अधिनियम तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो मातृत्व लाभ अधिनियम कब का है, 2017 का। ये सीधे सीधे आपके पास अब क्वेश्चन बन सकता है कि जो मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट है वो कब का है, तो 2017 का है। ठीक है, यह अधिनियम, इस अधिनियम के तहत कामकाजी महिलाओं के लिए सवैतनिक मतलब पेड मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह मतलब 6 महीने का कर दिया गया था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि यह अवकाश पूरी तरह से नियोक्ता द्वारा वित्त पोषित है, यानी कंपनी को अपनी जेब से पैसा देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मातृत्व लाभ अधिनियम है 2017 का है, उसमें जो कामकाजी महिला होगी, जो जब भी वो अवकाश लेंगी तो वहाँ पर क्या था कि 12 सप्ताह से बढ़ाकर यहाँ पर क्या बोला गया था कि 26 सप्ताह का क्या होगा अवकाश मिलेगा। और जो अवकाश उन्हें मिलेगा, जो छुट्टी उसकी उन्हें मिलेगी, जो उसका वित्त पोषित है, मतलब जो एम्प्लॉयर फंड्स हैं, ठीक है, वो उसका वहन कौन करेगा, तो उसका वहन कौन करेगा भाई, नियोक्ता करेगा। जो भी कंपनी क्या करेगी, उसको अपने जेब से क्या देगी, पैसा देगी उस महिला को। ठीक है ना। अब राज्यों की कुछ पहल हुई, ठीक है, इसमें कुछ राज्यों की पहल हुई। उन्होंने क्या करा, जैसे कर्नाटक और उड़ीसा, इन दोनों राज्यों को आप अपने दिमाग में रख लेना। ठीक है, कर्नाटक और उड़ीसा को, ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूँ, ऐसे कौन से 2 राज्य थे जिन्होंने क्या करा था, जो बच्चे थे उनके लिए सोशल मीडिया बैन करा था? जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ऐसे कौन से 2 राज्य थे जिन्होंने सोशल मीडिया को बैन करा था। ठीक है, उन्होंने ये पहल शुरू करी थी पूरे भारत में। ठीक है, तो जो ये मेंस्ट्रुएशन लीव है, इसको भी किन 2 राज्यों ने शुरू करा है? तो कर्नाटक और उड़ीसा ने क्या करा है, जो मासिक धर्म अवकाश है उस नीति को क्या करा है, अपनाए हैं, और वो अपनाने वाले शुरुआती राज्य हैं। ठीक है, तो आपको ये 2 राज्य भी अपने दिमाग में रखने हैं। ठीक है, इसमें कुछ अतिरिक्त जानकारी क्या है कि भारत में बिहार संभवतः पहला ऐसा राज्य है जिसने 1992 में ही महिलाओं के लिए हर महीने 2 दिन की विशेष छुट्टी की नीति को लागू किया था। देखो, बहुत सारे लोगों को ना ये चीज़ पता ही नहीं होगी। ठीक है, खैर बहुत सारे लोगों को तो ये ऊपर का भी नहीं पता होगा, खैर, लेकिन आप जब आप बिहार का नाम सुनते हैं ना, आपके दिमाग में पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें आती होंगी। ठीक है, लेकिन बिहार एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है अपने देश के लिए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, वो सोवरेन ऑफ इंडिया का पार्ट है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही। ठीक है, तो बिहार संभवतः ऐसा पहला राज्य है जिसने क्या करा था, 1992 में क्या करा था, महिलाओं के लिए 2 दिन का अवकाश रखा था। ठीक है, तो इतना आगे का सोच लिया था, मेरा बोलने का मतलब ये है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया रुख है वो क्या है, न्यायालय ने इस विशेष विषय पर जनहित याचिका PIL पर सुनवाई से यह कहते हुए इनकार कर दिया है कि यह एक नीतिगत मामला है जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो वो क्या करे, सरकार करे। अब इसमें ना कुछ इंटरनेशनल, मतलब जो बाहर के देशों में भी कुछ लॉ बने हैं। ठीक है, अब वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेन का कानून। ठीक है, स्पेन का कानून क्या कहता है, स्पेन मासिक धर्म अवकाश पर राष्ट्रीय कानून बनाने वाली पहली पश्चिमी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, कि आपको स्पेन याद रखना, और जब भी मेंस्ट्रुएशन लीव की बात आएगी, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन जो लीव की बात आएगी उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट कंट्री है, जो वेस्टर्न इकोनॉमी है, वो कौन है, स्पेन है। भारत में मातृत्व अधिनियम के विपरीत स्पेन में इस छुट्टी का खर्च कंपनियां नहीं उठाती, बल्कि कौन उठाता है, बल्कि यह सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से सरकार द्वारा वहन किया जाता है। देखो, भारत में जो मैटरनिटी जो बेनिफिट एक्ट है, जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, ठीक है, जो 2017 का है, जिसमें 26 सप्ताह का अवकाश देने की बात करी गई है, और उसका जो फंड देता है वो कौन देता है, नियोक्ता देता है, मतलब कंपनी देती है। लेकिन जो यहाँ पर स्पेन की बात है, स्पेन में जो क्या है, मेंस्ट्रुएशन लीव है, उसको कौन वहन करता है, तो उसको कौन वहन करता है भाई, सरकार उसको क्या करती है, वहन करती है। इसको आपको थोड़ा अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, ये केवल प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप मेंस में भी कोड कर सकते हैं। ठीक है, आप इस बात को भी थोड़ा सा दिमाग में रखें। और जब भी याद रखना, एक टॉपिक हमेशा ऐसे में रहता है, और वो कौन सा टॉपिक रहता है, फीमेल एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण वाला जो टॉपिक है वो हमेशा आपके पास आता है, और वहाँ पर ऐसा डेटा ही आपको बहुत अच्छे नंबर दे सकता है। ठीक है, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना है। जो ये डेटा है ना, जैसे ये स्पेन वाला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, कर्नाटक और उड़ीसा वाला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आप अपने ऐसे में लिखोगे ना, तभी आपको क्या मिलेंगे, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों को क्या करो, कहीं पर नोट डाउन करके रख लो। ठीक है, फिर इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट की बात भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, महिला श्रम बल भागीदारी दर। ठीक है, जब कंपनियों पर आर्थिक बोझ डाला जाता है तो उच्च कौशल वाली व्यवसायों में जो 20 से 29 वर्ष की महिला होती हैं, जो हाई फर्टिलिटी एज होती हैं, महिलाओं को रोजगार की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, जब भी आप आर्थिक बोझ किन पे डालोगे, कंपनियों पे डालोगे, तो जब आर्थिक बोझ आप ऐसे कंपनियों पे डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो महिला रोजगार को क्या करेगी, कम ही तो करेगी। ठीक है, या तो फिर वो इतने प्रॉफिट में हो कि वो इन सब चीज़ों को झेल जाए। ठीक है, या फिर महिलाएं इतनी वहाँ पर इतना प्रोडक्टिव काम करें, ठीक है, उन कंपनियों में इतना प्रोडक्टिव काम करें कि वो फिर इन छोटी छोटी चीज़ों को झेल जाए। ठीक है, लेकिन आपको पता ही है जो भी प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो केवल और केवल किस पे काम करती है, लाभ अर्जित करने पर काम करती हैं। ठीक है, लाभ अर्जित करने पर काम करती हैं। ठीक है, और जब वो लाभ अर्जित करने पर काम करती हैं तो वो इन सब चीज़ों से बचती हैं। इसीलिए तो महिला रोजगार की संभावनाओं को काफ़ी कम कर दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए तो महिला एम्प्लॉयरों को नियुक्ति नहीं दी जाती है, ये एक कारण है। ठीक है, मैं इसका समर्थक नहीं हूं। ठीक है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, मैं इसका समर्थक नहीं हूं, बट एक एस्पेक्ट ये भी है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं ना कि इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कम है, ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल आप ये भी वहां पर कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। फिर CSR फंड का उपयोग, स्वच्छ भारत मिशन के आधार पर स्वच्छ भारत सशक्त नारी मिशन शुरू किया जा सकता है। कंपनियों को
अपने पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर खर्च करना अनिवार्य होगा। CSR पर, कॉर्पोरेटिव सोशलिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पर क्या करना होगा, खर्च करना होगा। और कितना परसेंट करना होगा, 2% करना होगा। और ये कौन से कंपनी अधिनियम के तहत है, तो 2013 के कंपनी अधिनियम के तहत है ये, ठीक है। तो जो भी ये डेटा है, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप इसको समझने में कामयाब हुए होंगे, ठीक है। और अब इसको देख लेते हैं तब मेंस के एस्पेक्ट से, ठीक है। अब इसको मेंस के एस्पेक्ट से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको कहाँ पर कोड करेंगे, तो जीएस पेपर 3 से, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से क्या करोगे, कनेक्ट कर सकते हो। तो श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी, यदि मेंसुरेशन लीव अनिवार्य कर दी जाती है तो निजी कंपनियां महिलाओं को नौकरी देने में क्या करेंगी, हिचकिचाएंगी, ताकि उन्हें आर्थिक बोझ न उठाना पड़े। मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 जिसके लागू होने के बाद उच्च कौशल वाले क्षेत्र में क्या हो गई है, 20 से 29 वर्ष की महिलाओं के रोजगार में कमी आई है। देखो एक कारण ये भी है, ठीक है। और ये आपको लिखना ही लिखना है, कहाँ पर, अपने मेंस आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना, जब भी आप ये डीएनए कर रहे हैं तो आपके थोड़ा सा मस्तिष्क कई बार क्या हो रहा होगा, नई चीज़ों को अडेप्ट कर रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। और अगर नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है ना, तो जरा एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर नीति निर्माण में क्या है कि स्पेन एकमात्र ऐसा पश्चिमी देश है जहाँ पर मेंस्ट्रुएशन लीव का कानून है, लेकिन वहाँ इस छुट्टी का खर्च कंपनियां नहीं बल्कि सरकार उठाती हैं। भारत भी ऐसी नीतियों पर विचार कर सकता है ताकि कार्यस्थल पर महिलाओं को के साथ क्या ना हो, भेदभाव ना हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट देखा, यहाँ पर हमने इसका सॉल्यूशन भी देख लिया, तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देख लिया, ठीक है। और अब तो आपके पास एक एग्जाम्पल भी आ चुका है स्पेन का। तो वहाँ पर जैसे आप एग्जाम्पल लिखेंगे ना, तो एग्जामिनर फिर आपको नंबर देने में क्या हो जाएगा, उतावला हो जाएगा, कि उसे लगेगा कि भाई ये तो महान व्यक्ति है, इसी की तो जरूरत थी हमें, ठीक है। फिर सामाजिक ढांचा और सीएसआर, ठीक है। तो सीएसआर तो आपको पता ही है ना, कोऑपरेटिव सोशलिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्वच्छ भारत मिशन के तर्ज पर स्वच्छ भारत सशक्त नारी मिशन का सुझाव दिया गया है, ठीक है। इसी आर्टिकल में दिया गया था, ये जो आर्टिकल लिखा है ना इन्होंने, ठीक है, मिताली जी ने, ठीक है। तो इसी में इन यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, कि यहाँ पर क्या किया जाए। तो यहाँ पर बोला गया था कि जैसे स्वच्छ भारत मिशन के तर्ज पर स्वच्छ भारत सशक्त नारी मिशन का सुझाव दिया गया है। इसके तहत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड का उपयोग करके कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए बेहतर स्वच्छता ढांचा विकसित किया जा सकता है, ठीक है। और आप इसको, इस टॉपिक को कहाँ पर जोड़ सकते हैं, तो एथिक्स में जोड़ सकते हैं, ठीक है। जीएस पेपर 4 में कार्यस्थल पर नैतिकता और सहानुभूति, कंपनियों को कानूनी दबाव के बिना भी महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। वर्क फ्रॉम होम या लचीली कार्य व्यवस्था देने से कर्मचारियों का मनोबल और उत्पादकता भी बढ़ती है। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट मुझे क्या लगा, मुझे एक सॉल्यूशन लगा कि अगर आपको माना कि उनको लीव नहीं देनी है, तो उस 2 दिन के लिए कुछ ऐसा काम दे दो जो वर्क फ्रॉम होम के तहत से भी किया जा सकता है, या ठीक है, या फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स वहाँ पर डिफाइन किए जा सकते हैं। तो वहाँ पर फिर क्या होगा कि महिलाओं की जो नियुक्ति होगी वहाँ पर क्या मतलब गिरावट नहीं देखी जाएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और फिर आप इसको कहाँ पर, ऐसे में तो कर ही सकते यूज़, ठीक है, कि महिला सशक्तिकरण के मार्ग में चुनौतियाँ, भारत कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता, या महिला स्वास्थ्य और लोक नीतियाँ जैसे विषय पर कभी भी आपके पास अगर क्या आते हैं, निबंध आते हैं, तो वहाँ पर आप क्या दे सकते हैं, अपने आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये भी टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है कि हाँ, यहाँ पर आपके पास क्या है, एक एमसीक्यू है, और आपको क्या करना है, इस एमसीक्यू का क्या करना है, एक आंसर कहाँ पर देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। अब जो अगली न्यूज़ है वो एक देश एक चुनाव वाली समिति का कार्यकाल बढ़ा है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि एक देश एक चुनाव के बारे में, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में हम पूर्ण तरीके से पढ़ लेंगे, होलिस्टिकली पढ़ लेंगे, प्रीलिम्स और मेंस के एस्पेक्ट से, ठीक है। तो न्यूज़ क्या है, एक देश एक चुनाव का सीधा सा अर्थ है कि पूरे देश में लोकसभा है ना, जो केंद्र और राज्य विधानसभाओं मतलब राज्य सरकार के चुनाव एक ही समय पर या एक निश्चित समय सीमा के भीतर एक साथ कराए जाएं। बाद के चरणों में इसमें पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव को भी जोड़ने का प्रस्ताव है, ठीक है। तो ये आपने सुना होगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ा भी होगा। और जो ये समिति है इसके अध्यक्ष कौन कर रहे हैं, तो रामनाथ कोविंद सर कर रहे हैं, ठीक है। आपने मुझे बताना है कि इस समिति में और कितने सदस्य हैं, एक तो रामनाथ कोविंद सर हैं, और कौन कौन है, ठीक है, इसमें। तो ये आपको कहाँ पर बताना है, कॉमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अब थोड़ा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। यह कोई नया विचार नहीं है, मतलब क्या, एक देश
क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन, हाँ एक देश एक चुनाव, क्या है, एक नया विचार नहीं है। आज़ादी के बाद शुरुआत में भारत में एक साथ ही चुनाव होते थे, जैसे 1951 से 52 का जो चुनाव हुआ था वो एक साथ ही हुआ था, ठीक है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ हुआ था। फिर 57 में होता, फिर 62 में हुआ था, फिर 67 में होता। लोकसभा और विधानसभा को चुनाव क्या होता है, एक साथ हुआ था। लेकिन ये चक्कर कब से टूटा, तो ये 1968 से और 69 में कुछ राज्यों की सभाएं क्या हो गई थी, समय से पहले ही भंग हो गई थी। तो 1970 में लोकसभा भी समय से पहले भंग हो गई थी। तब से देश में हमेशा चुनावी मोड, ठीक है, इलेक्शन मोड में रहने लगा। तो उसके बाद क्या होने लग गई, ये सारे के सारे अलग अलग फेजेस में होना शुरू हो गए। अब इसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ क्या है, नुकसान है। तो पहले हम देखेंगे फ़ायदे क्या हैं इसके, ठीक है, फिर हम देखेंगे इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, ये नुकसान क्या है, ठीक है, ये इसके विपक्ष में तर्क देखेंगे, और फिर हम क्या देखेंगे, कुछ अदर एस्पेक्ट देखेंगे जो आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो जो इसके फायदे हैं ना, ये आपके मेंस और जब भी आपको इंटरव्यू में पूछे तो वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, फायदे हो गए चाहे नुकसान हो गए, ठीक है। तो खर्चे में भारी कमी, बार बार चुनाव करवाने से चुनाव आयोग, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों का हजारों करोड़ों रुपए क्या होता है, खर्च होता है। एक साथ चुनाव से इस भारी भरकम खर्च को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसमें खर्च में कमी आएगी, ठीक है, भारी खर्च में कमी आएगी, ठीक है, मतलब एक ही बार क्या हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा दोनों चीज़ों का, मतलब चाहे वो क्या हो गया, लोकसभा का चुनाव हो गया, चाहे वो क्या हो गया, विधानसभा का चुनाव हो गया, ठीक है। तो जब वो एक ही बार होगा तो उसमें ऑब्वियस सी बात है खर्च कम होगा। फिर विकास कार्यों में निरंतरता रहेगी। वर्तमान में अब भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो वहाँ पर क्या लग जाती है, आदर्श आचार संहिता लग जाती है, ठीक है, लागू हो जाती है, जिससे नई सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर रोक लग जाती है। एक साथ चुनाव होने से सरकारों को बिना रुकावट काम करने के लिए पूरे 5 साल का समय मिलेगा, जो जो किस चीज़ से बचेगा, पॉलिसी पैरालाइज से बचेगा। अब इस शब्द को भी कहीं पर आप नोट डाउन करके रख लो, ठीक है, पॉलिसी पैरालाइज, ठीक है। जब भी आप ऐसे शब्द लिखोगे ना तो आपको अच्छे नंबर मिलने की क्या होती है, प्रबल संभावनाएं होती हैं, ठीक है। तो पहले हमने क्या देखा कि पहले हमने देखा भाई कि हम भारी भरकम खर्च से बच जाएंगे, ठीक है, अगर क्या होगा, लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ होना स्टार्ट हो गए तो, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि विकास कार्यों में निरंतरता रहेगी, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम पे चुनाव होते हैं, तो जो आचार संहिता है वो लागू हो जाती है। जब वो लागू हो जाती है तो नई सरकारी योजनाएं नहीं आती, विकास कार्यों पर क्या हो जाती है, रोक लग जाती है। तो दो आपने ये पॉजिटिव एस्पेक्ट पढ़ लिए। तीसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि सुरक्षा बलों और प्रशासनिक मशीनरों की बचत होगी, कि चुनाव के दौरान क्या होता है, शिक्षकों की ड्यूटी लगती है, सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है, केंद्रीय सुरक्षा बल CPF की भारी तैनाती होती है, ठीक है। एक साथ चुनाव से उनके मुख्य काम, जैसे शिक्षक का मुख्य काम क्या है, शिक्षा देना है, ठीक है, जो CAPF है उसका काम क्या है, सीमा सुरक्षा करना है। तो ये बार बार क्या नहीं होंगे, प्रभावित नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तीसरा क्या है कि मतदान प्रतिशत में भी क्या होगी, इसमें वृद्धि होगी। भाई ऑब्वियस सी बात है, लोग बार बार चुनाव देने थोड़ी आएंगे, है ना। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव देना तो हर व्यक्ति का क्या है, परम कर्तव्य है, मतलब उसका एक क्या है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, उसके जीवन का एक इंपॉर्टेंट फैसला होना चाहिए वो, ठीक है। लेकिन मतदान प्रतिशत में भी वृद्धि होगी, क्या क्यों होगी, कि मतदाताओं को बार बार पोलिंग बूथ नहीं जाना पड़ेगा, जिससे वोटर फटीग कम होगा और मतदान प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। तो इस ऑब्वियस सी बात है, ये तो होता ही है कि भाई अगर एक ही बार चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव, तो तुम एक ही बार करवा दो, उसमें क्या होगा, बार बार हमें वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। तो जो एक बार में ही सोचेगा कि यार दोनों जगह के चुनाव निपट रहे हैं तो एक बार तो देके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसके फायदे हैं, बट इसके नुकसान भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचे पर असर पड़ेगा इसका। कैसे, भारत राज्यों का एक संघ है। आलोचकों का मानना है कि एक साथ चुनाव कराने पर राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे और राज्यों के स्थानीय मुद्दे क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ऐसे पॉइंट ना कई बार बहुत अच्छी अच्छी मैगजीन भी छोड़ देती हैं, ठीक है। ये फायदा है आपके DNA करने का। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारी मैगजीनें पढ़ी हुई हैं, लेकिन बहुत सारी मैगजीनें ना ऐसी चीज़ों को छोड़ देती हैं, स्किप कर देती हैं, ठीक है, जो आपके मेंस में लिखने के बहुत ज़्यादा काम आती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट नेगेटिव एस्पेक्ट है कि इसमें हमेशा क्या होंगे कि राष्ट्रीय मुद्दे तो हावी हो जाएंगे, लेकिन क्या हो जाएंगे, स्थानीय मुद्दे छूट जाएंगे, ठीक है। फिर राष्ट्रीय दलों का फायदा हो जाएगा इसमें। कैसे, कि कुछ अध्ययनों जैसे IDFC इंस्टीट्यूट ऑफ रिपोर्ट के अनुसार जब एक साथ चुनाव होते हैं तो इस बात की 77% संभावना होती है कि मतदाता केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही राजनीतिक दल को वोट दें। इससे क्षेत्रीय दलों को नुकसान होता है। इसका मतलब क्या है, अगर माना कि देखो
आप राज्य विधानसभा के चुनाव दे रहे हो, आप लोकसभा के चुनाव दे रहे हो। अगर माना कि लोकसभा में आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति बहुत प्रभावशाली लगता है कि जो आपको लगता है कि ये हमारे पीएम बनने लायक है, ठीक है, आप वहाँ पर उसको वोट दे के आओगे, उसी के इन्फ्लुएंस में आप राज्य विधानसभा में भी वोट दे सकते हो। और इसकी प्रबल संभावना कितनी है, तो 77% है। मतलब 77% लोग ऐसा ही करते हैं कि जो उनकी केंद्र सरकार की पार्टी होगी वो राज्य सरकार में भी, मतलब राज्य सरकार में भी उसी पार्टी को क्या देंगे, वोट देंगे। इससे सबसे इंपॉर्टेंट जो नुकसान है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो किन्हें होगा, वो हमेशा किन्हें होगा, जो रीजनल पार्टीज होती हैं उनको क्या होगा, इससे नुकसान होगा। फिर लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचे की कमी है यहाँ पर, कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को लगभग दोगुनी ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और जो वीवीपैट है मशीनों की आवश्यकता होगी, जिसे जुटाना एक बड़ा लॉजिस्टिक टास्क है। मतलब जो नहीं होते कि जब आप वोट देते हो तो उसके बाद उनको उठा के ले जाना पड़ता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होंगे, ये सारे टास्क होंगे, क्योंकि उसके बाद जो वोटिंग वो होगा, मतलब जो हमारे पास जो ईवीएम है, जो हमारे वीवीपैट है, उनकी संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर त्रिशंकु विधानसभा या सरकार गिरने का पर क्या होगा, मतलब इसका मतलब क्या है, यदि किसी राज्य में 5 साल से पहले ही सरकार गिर जाती है, जैसे कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो क्या हुआ, दोबारा चुनाव होगा? अगर होगा तो क्या होगा, पूरे 5 साल के लिए होगा या बचे हुए टाइम के लिए होगा? तो ये एक बड़ी व्यावहारिक क्या है, चुनौती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट और जो उसके नेगेटिव या जो चुनौती वाले एस्पेक्ट हैं ये आपके समझ आए होंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, ठीक है, इसके फायदे और इसके जो चुनौतियां हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप नोट डाउन करके रखोगे, ठीक है, क्योंकि ये अब फिर देखना, मैं फिर बोलूंगा कि जो अप्रैल का जो एग्जाम है 2025 अप्रैल में जो एग्जाम है, ठीक है, जो पीसीएस का है 2025 का एग्जाम है, वो अभी इस मेंस में ये टॉपिक भी आने के क्या है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो जो भी लोग अभी पीसीएस का मेंस दे रहे हैं वो इस टॉपिक को क्या कर जाओ, तैयार करके चले जाना, ठीक है। फिर इसमें कुछ आवश्यक संवैधानिक संशोधन भी करने पड़ेंगे। अब कितने आर्टिकल्स में संशोधन करने पड़ेंगे, तो आर्टिकल 83 में संशोधन करना पड़ेगा संसद में, सदनों की अवधि में, ठीक है, 85 में, ठीक है, संसद के सत्र 17वां और विघटन में। जरा बताना कि संसद का 17वां कौन करता है, ठीक है, जरा बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आर्टिकल 172 में राज्य विधानमंडलों की अवधि, 174 में 72 74, ठीक है, राज्य विधानमंडलों के 17वां और विघटन में। फिर 356 में भी करना पड़ेगा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन में भी करना पड़ेगा। और जो अपना क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट है हमारा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। अब इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, तो वर्तमान स्थिति क्या है, तो जो हमारे क्या है पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति एक देश एक चुनाव के पक्ष में अपनी रिपोर्ट उन्होंने सौंपी है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान में संसद की संयुक्त समिति संबंधित विधेयकों, जो कौन सा विधेयक है, ये भी कई बार पेपर में आ सकता है, 129वां संविधान संशोधन विधेयक है, ठीक है, इस पर विचार कर रही है, ठीक है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, वन नेशन वन इलेक्शन वाला, ठीक है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया है या आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ आए हैं, तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना है और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।